चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। गाइज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन इज फ्रॉम यूनिट 1। उस टॉपिक के बारे में हम समझेंगे कि ऐसे बिजनेस के अंदर क्या चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से इस कंसेप्ट की डेवलपमेंट हुई बिजनेस के अंदर, दैट इज मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उस चीज के बारे में समझेंगे, उसके फीचर्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं ऐसे बिजनेस में क्या चेंजेस आते हैं जिनकी वजह से बिजनेस के अंदर जो ये कंसेप्ट डेवलप हुआ, दैट इज मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले हम उन चेंजेस को, उन इंपैक्ट्स को समझेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले देखो हमने क्या चीज कवर की है। चेंजिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हैज अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए वो क्या कह रहा है कि बिजनेस के अंदर जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, आपको पता है बिजनेस का जो एनवायरनमेंट होता है वो डायनामिक नेचर का होता है, राइट। तो जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसकी वजह से जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस में आने की या उन चेंजेस की वजह से जो बिजनेस पे जो इम्पैक्ट पड़ता है उसकी वजह से डेवलप हुआ ये कंसेप्ट मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन का, राइट। सो फर्स्ट लाइन के अंदर ही मीनिंग क्लियर हो गया कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन का जो कंसेप्ट है या जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन जो डेवलप हुआ उसका रीजन क्या है। उसका रीजन है गाइस, बेसिक सा रीजन है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चेंजेस आए हैं, राइट। सो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या चेंजेस थे, कैसे कैसे क्या क्या इंपैक्ट पड़ा। Hence, before understanding features of modern organization, let us first review the rapid changes taking place in economic environment, particularly during last one decade। देखो ये वो चीज बोल रहा है कि अगर हमने फीचर्स को समझना है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन की, तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, जो पिछले दशक मतलब लास्ट 10 ईयर्स के अंदर जो चेंजेस आए हैं बिजनेस के अंदर, है ना, बिजनेस के अंदर ड्यू टू चेंज इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो चेंजेस आए हैं, हम पहले उनको समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से चेंजेस हैं बिजनेस के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, ऐसे कौन कौन से चेंजेस आए हैं जिसका इंपैक्ट बिजनेस के ऊपर पड़ा, राइट। सो सबसे पहला देखिए फर्स्ट क्या है, द फॉलोइंग आर द मेजर चेंजेस इन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। फर्स्ट वन इज द इकोनॉमी हैज बिकम मोर कम्पिटिटिव, हेंस ऑर्गेनाइजेशंस आर फेसिंग स्टीफर कंपटीशन फॉर इट्स सर्वाइवल एंड ग्रोथ। गाइस देखो आप लोगों को पता है अब जो इकोनॉमी के अंदर या कोई भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर वो चल रहा है कहीं पर भी, मान लीजिए उसको कोई कंपटीशन इनिशियली कोई उसको फेस नहीं करना पड़ रहा था। इनिशियली उसने कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया कहीं पर एक ऐसी एरिया में जहाँ पे उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन आपको पता है किसी भी एरिया में अगर कोई बिजनेस सर्वाइव कर रहा है, बहुत अच्छे चल रहा है, तो उसका कंपटीटर वहाँ पे बहुत जल्दी वहाँ पर आ जाते हैं, बिकॉज उनको पता है कि इस एरिया के अंदर मार्केट के अंदर ज़्यादा ग्रो होने के चांस हैं, तो वहाँ पे कंपटीशन नेचुरली जो है वो आ ही जाता है विद इन 1 ईयर 2 ईयर, ठीक है। और कभी कभी तो हम देखते हैं जैसे भी बिजनेस स्टार्ट हुआ है विद इन 4-5 मंथ्स ही दूसरे कंपटीटर को पता लगता है कि यहाँ पे एक बिजनेस जो है वो अच्छा ग्रो कर रहा है, तो उसका कंपटीटर जो दूसरा फटाफट अपना बिजनेस सेटअप वहाँ पे कर देता है, ठीक है। सो इसी वजह से यहाँ पर वही चीज़ वो बोल रहा है, यही चीज़ फर्स्ट लाइन में ये लिखा हुआ है कि अब आजकल क्या हुआ है, कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। हेंस ऑर्गेनाइजेशंस आर फेसिंग स्टीफर कंपटीशन फॉर इट्स सर्वाइवल एंड ग्रोथ। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर उसने सर्वाइव करना है मार्केट के अंदर या उसने ग्रो करना है तो उसको कंपटीशन तो फेस करना ही पड़ेगा, उसको अपनी पॉलिसीज जो होंगी वो कंपटीशन को ध्यान में रख के ही बनानी पड़ेंगी, राइट। ओके गाइज, नेक्स्ट वन इज वेरियस इकोनॉमीज आर ज्वाइनिंग हैंड्स टुगेदर टू एंजॉय हायर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। वो कह रहे हैं this has further created more challenges for organization in developing countries। अब देखिए गाइस बहुत अच्छी लाइन लिखी है, इसको हम ऐसे समझते हैं। देखो क्या लिखा है कि कहते वेरियस इकोनॉमीज आर ज्वाइनिंग हैंड्स। अब कई अलग अलग तरह के इकोनॉमीज मीन डिफरेंट कंट्रीज जो हैं अब मिलकर काम कर रही हैं, राइट, एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर काम कर रही हैं। दिस हैज फर्दर क्रिएटेड मोर चैलेंजेस फॉर ऑर्गेनाइजेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। कहते हैं इसका जो सबसे बड़ा जो नुकसान है उन कंट्रीज के लिए, कौन सी कंट्रीज के लिए, जो डेवलपिंग कंट्रीज। जैसे आपको अपनी एग्जांपल लेते हैं, हम इंडिया भी हमारी जो है एक डेवलपिंग कंट्री है, राइट। लेकिन आपको पता है जैसे अभी हमारे मोबाइल्स का कोई भी पार्ट हो गए, है ना, मोबाइल के आप देखते हो जो मोबाइल्स होते हैं हमारे, उसके अंदर मोस्ट ऑफ जो पार्ट्स होते हैं वो मेड इन चाइना होते हैं, लाइक कोई चार्जर हो गया या कुछ भी छोटे छोटे पार्ट्स होंगे तो आप देखते हो वो मेड इन चाइना है या मेड इन जापान है ना, मेड इन कोरिया। तो वो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी कंट्री में वो चीज़ मतलब खुद प्रोड्यूस करने की जगह हम क्या करते हैं, हम दूसरी कंट्री से मंगवा लेते हैं। क्यों मंगवा लेते हैं, बिकॉज उन कंट्रीज के अंदर हमें सस्ता पड़ता है। तो इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ता है, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट अपनी कंट्रीज के ऊपर पड़ता है, वो ये पड़ता है कि जो हमारी कंट्री है वो मतलब उसके जो वहाँ पे जो कंपटीटर है, मतलब हमारी कंट्रीज के अंदर खुद जो बिजनेस है वो ग्रो नहीं कर सकते।
अगर हम अपने प्रोडक्ट, जैसे अब इंडिया के अंदर भी प्रोडक्ट्स हैं, या इंडिया के जो मैन्युफैक्चरिंग, जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है, सो उनको कंपटीशन फेस करना ही पड़ेगा उन प्रोडक्ट्स के साथ जो बाहर से आ रहे हैं। और आपको पता है, आपने जहां से हम आपको पता है, हम मार्केट के अंदर तो मोबाइल्स की बेस्ट एग्जांपल है ना, जो बाहर से हम लोग चाइनीज जो मतलब कंपनीज हैं, या जो हमारी जितनी भी अमेरिका जो बाहर जापान की या कोई भी कंपनीज हैं, या जो स्पेयर पार्ट्स मंगवाते हैं, तो वो बेटर होते हैं, राइट। तो इसकी वजह से हम इंडियन वाले भी क्या करते हैं, जो इंडियन कंपनीज है वो भी क्या करते हैं, मोबाइल्स के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग करने की जगह वहां से वो इंपोर्ट करवा लेते हैं, बिकॉज वहां से सस्ता भी पड़ता है और क्वालिटी भी बढ़िया होती है और वो ड्यूरेबिलिटी भी होती है। सो बट इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसकी वजह से ये इम्पैक्ट पड़ रहा है कि जो इंडिया के जो प्रोड्यूसर्स हैं, है ना, जो इंडिया के जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, तो उनकी जो है, उनकी मार्केट के अंदर उनकी डिमांड नहीं हो पा रही है, ठीक है। अब तो ये ड्यू टू कोविड-19 की वजह से अब चाइनीज का प्रोडक्ट हमने बंद कर दिया है, तो इसी वजह से अब ये जो कंसेप्ट ऑफ डेवलप होना स्टार्ट हुआ है, दैट इज वो जो आत्मनिर्भरता है ना, इंडिपेंडेंस, सेल्फ इंडिपेंडेंस का जो कंसेप्ट इसी वजह से डेवलप हुआ है। बट गाइस इसको भी टाइम लगेगा, बट बहुत अच्छी बात है, चलना चाहिए, होना चाहिए, तभी हमारी कंट्री जो है वो ग्रो करेगी, राइट। हम सबको मिलजुल कर अगर हम काम करेंगे, हम मिलजुल कर अगर हम एक साथ चलेंगे, हम बैन करेंगे, हम कोई प्रोडक्ट्स हम यूज नहीं करेंगे, राइट, किसी भी बाहर का, अपनी ही मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे, तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि जब हमारी कंट्री जो होगी वो भी डेफिनेटली एक डेवलप कंट्रीज बनेगी, राइट। चलिए गाइस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट giant organization are joining hands through merger or acquisition and takeover, thus enjoying economic benefit of being big in this situation। अब चलिए इसको लाइन को बाद में समझते हैं, पहले फर्स्ट लाइन का मीनिंग समझ लेते हैं। तो कह रहे हैं giant organization मीन जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अब वो क्या कर रही हैं, ज्वाइनिंग हैंड्स टुगेदर, मतलब थ्रू मर्जर आपको पता है, आपने बीकॉम के अंदर ही चैप्टर पढ़ा है, मर्जर एक्विजिशन, है ना। सो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो दो बड़ी बड़ी कंपनीज अगर आपस में मिलकर एक कंपनी बन जाती हैं, तो उनका क्या होता है, मार्केट के अंदर मोनोपोली हो जाती है, राइट। ये चीज आप लोगों को पता है कि अगर कोई भी कंपनी ने अगर कंपटीशन मार्केट के अंदर क्रिएट करना है या खत्म करना है ना, खत्म करना है, तो अगर सारी कंपनीज मिलकर एक ही कंपनी बन जाए, तो उससे क्या होता है, उनकी मोनोपोली बन जाती है पूरी मार्केट के अंदर। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर वो ले रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रहे हैं, ज्वाइनिंग हैंड्स थ्रू मर्जर, वो मर्ज हो जा रही है आपस में, या एक्वायर कर ले रही है कंपनी, दूसरी कंपनी को एक्वायर कर ले रही है। तो उससे क्या हो रहा है, पूरा मार्केट जो शेयर है, मार्केट का जो शेयर है वो टेक ओवर कर ले रहे हैं, एंड दस एंजॉइंग इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ बीइंग बिग। और आपको पता है जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतने वो लार्ज स्केल पर काम करेगी। सो उनको जो खर्चा होता है, उनको जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है ना, आपको पता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है, ज्यादा लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने पर उनको बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। सो इन दिस सिचुएशन डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन बिग और स्मॉल आर फाइंडिंग इट टफ टू सर्वाइव एंड ग्रो। सो अगर जो डोमेस्टिक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, अब वो तो रहेगी, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, जो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने आकर मार्केट टेक ओवर कर ली, बिकॉज बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने आपस में मिलकर एक कंपनी बना दी। तो जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन, आप चाहे वो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बड़ी है चाहे छोटी है, तो उनको मार्केट में अब सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, राइट। सो ये भी एक प्रॉब्लम आ रही है आज के टाइम में, दैट इज इसी वजह से कंसेप्ट मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्ट हुआ है। आपको याद है ना हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ऐसे कौन कंसेप्ट मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्ट हुआ है। आपको याद है ना हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ऐसे कौन कौन से चेंजेस बिजनेस के अंदर आए हैं जिनकी वजह से मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट हुई है। सो पहले हम इंपैक्ट्स पढ़ रहे हैं, ऐसे कौन कौन से चेंजेस हैं, उनके क्या क्या इंपैक्ट्स पढ़े हैं, राइट। फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैं चेंजेस ले रहा हूं कि बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन कौन से चेंजेस आए हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर जो बिजनेस में चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको कराऊंगा कि उन चेंजेस को कॉप अप करने के लिए बिजनेस ने, ये जो मॉडर्न जो ऑर्गेनाइजेशन का जो कंसेप्ट है कि बिजनेस ने ऐसे अपने अंदर क्या क्या चेंजेस लेके आया, तो जिसकी वजह से इन चेंजेस को वो कॉप अप करने के लिए, या इन ये जो प्रॉब्लम्स हैं या जो ये डिफिकल्टीज हैं, इनको कॉप अप करने के लिए, इनसे निकलने के लिए बिजनेस ने क्या क्या तरीके अपनाए, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा, बिकॉज अदरवाइज वीडियो जो काफी लेंथी हो जा रही है। तो मैं वो चीज, एक तो वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है, एंड एज वेल एज जो अगर कोई स्टूडेंट्स पढ़ते हो आप लोगों को बोर होना स्टार्ट हो जाते हो। सो इस वजह से मैंने वो चीज 2 वीडियोस के अंदर मैं कवर करूंगा। ओके, नेक्स्ट है गाइस international norms, domestic laws and mood of the policy makers throughout the world are getting tilted towards letting organizations survive through excellence। देखिए क्या कह रहा है कि जो इंटरनेशनल नॉर्म्स है, इंटरनेशनल जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, या जो डोमेस्टिक लॉज है, किसी कंट्री के अलग अलग लॉज होते हैं, या जो मूड ऑफ द पॉलिसीज मेकर, मतलब हर कंट्री के अलग अलग
अलग अलग पॉलिसी होती है, अलग अलग जो इकोनॉमिक जो पॉलिसी या इकोनॉमिकल जो भी अपना जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनके अपने अपने रूल्स होते हैं रिलेटेड टू इकोनॉमीज, वो अपने इकोनॉमी या अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे कैसे चलाना चाहते हैं, राइट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अपने अपने रूल होते हैं। सो वो ये बोल रहा है कि अब नॉर्मली हर जो इंटरनेशनल जो या कोई भी कंट्री है उन्होंने क्या करा है, उन्होंने एक अपनी जो पॉलिसी बना दी है, उन्होंने ये चीज बना दी है टिल्टेड टुवार्ड्स, उन्होंने अपनी जो पॉलिसी है उन्होंने क्या कर दिया उसको टुवार्ड लेटिंग ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव थ्रू एक्सेलेंस। कहते हैं सिर्फ वही पॉलिसी मतलब वही ऑर्गेनाइजेशन चलेगी, उनकी ये पॉलिसी बना गई है, उन्होंने ये पॉलिसी बना दी है कि सिर्फ वही ऑर्गेनाइजेशन चलेगी जो उनसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है एक्सेलेंट है। तो देखिए उन्होंने क्या पॉलिसी बनाई है कि सिर्फ वही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करना चाहिए मार्केट के अंदर जो उनसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक्सेलेंट है, मीन छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन को वो सपोर्ट ही नहीं कर रहे। सो ये वो लिख रहा है एरा ऑफ प्रोटेक्शनिज्म इज डिसअपियरिंग, मींस अब वो ये नहीं देखें कि हमारी कंट्री के अंदर या हमारी ये डोमेस्टिक फर्म है, ये डोमेस्टिक हमारा ये बिजनेस है, उसको नहीं देखेंगे वो बस वो देखेंगे कि जो भी एक्सेलेंट, मीन्स उनको हर कंट्री को अब प्रोडक्ट कैसे चाहिए, एक्सेलेंट प्रोडक्ट चाहिए। तो अब ये मैटर नहीं करता उनके लिए कि वो प्रोडक्ट अपनी कंट्री का है या वो फॉरेन से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इंपोर्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये अब ये मैटर ही नहीं करता। तो अब यहाँ पे जो उनकी पॉलिसी है वो क्या बन गई है, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स यहाँ पे फिर से एक बार मैं लाइन पढ़ता हूँ, मोड ऑफ द पॉलिसी मेकर थ्रू आउट द वर्ल्ड आर गेटिंग टिल्टेड, मीन्स अब उनका मोड जो है वो पॉलिसी मेकर्स का मोड अब चेंज हो रहा है, किस तरफ चेंज हो रहा है, टुवार्ड्स लेटिंग ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव थ्रू एक्सेलेंस, मीन्स वही ऑर्गेनाइजेशन चलेंगी, वही ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करेंगी जो एक्सेलेंट है, राइट। नेक्स्ट है गाइस, टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग सब्स्टिट्यूट ऑफ ह्यूमन पावर इन लार्जर डोमेन ऑफ एक्टिविटीज। ये आपको पता है कंप्यूटर्स आ गया, मशीन्स आ गई हैं ना, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज आ गई है। तो अब क्या हुआ है, अब ह्यूमन पावर या जो लेबर है उसकी रिक्वायरमेंट अब कम हो गई है और टेक्नोलॉजी की मतलब एक मशीनरी जो है वो 10-10 बंदों का, इवन 15-15, बेस्ट एग्जांपल आपको पता है जेसीबी है ना। अब आपको पता है वो जेसीबी की एग्जांपल यही है कि लेबर का जो काम जो महीनों में होता था या हफ्ते 10 दिन में लगता था, अब वो काम जेसीबी में वो फटाफट वो विद इन 1 आवर 2 आवर 3 आवर के अंदर वो जेसीबी में फटाफट आती है और वो करके अपना काम चले जाती है, राइट। सो वो सब कुछ ये सभी चेंजेस हैं जिनकी वजह से बिजनेस के अंदर ये डेवलपमेंट हुई है कंसेप्ट की, मॉडर्नाइजेशन की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Contribution of service sector in national economy is continuously increasing in most of developing countries including India। देखिए वो क्या कह रहा है, कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर इन नेशनल इकोनॉमी। आपको पता है इंडिया के अंदर अब प्रोडक्शन, क्योंकि इंडिया के अंदर अगर हम खुद प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग इंडिया लिया है इन्होंने, तभी मैं इस वजह से इंडिया की एग्जांपल ले रहा हूँ। इंडिया के अंदर आपको पता है अब प्रोडक्शन इतनी नहीं होती जितना वो सर्विस के ऊपर, सर्विस सेक्टर के ऊपर डिपेंड हो गया है इंडिया, बिकॉज जो प्रोडक्शन है वो उनके लिए कॉस्टली हो रही है। तो प्रोडक्शन के लिए क्या कर रहे हैं, मतलब जो अपने प्रोडक्ट हैं वो खुद प्रोडक्शन करने की जगह वो वहां से बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं जहां पे उनको सस्ता पड़ता है। सस्ता कहाँ पे पड़ेगा, सस्ता उन कंट्रीज में पड़ेगा जहां पे उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, तो हम वहां से हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। और जो हम अपने एरिया के अंदर हम प्रोडक्शन की जगह हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर के ऊपर ज्यादा काम कर रहे हैं। तो ये भी एक रीजन है हमारी मॉडर्न जो कंसेप्ट है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन का वो क्यों डेवलप हो रहा है, राइट। नेक्स्ट है गाइस, एडवेंट ऑफ कंप्यूटर हैज रेवोल्यूशनाइज्ड द वर्क प्लेस इन ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज आल्सो क्रिएटेड इम्पैक्ट ऑन द इंटरेक्शन पैटर्न ऑफ पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए आपको पता है कंप्यूटर आ गया, तो अब कंप्यूटर आ गया तो इससे भी रेवोल्यूशनाइज मींस द वर्क प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है अब हर चीज, बैंक हो गया, कोई भी ऑफिस हो गया, हर चीज अब कंप्यूटराइज्ड हो गई है, राइट। सो इट हैज आल्सो क्रिएटेड इम्पैक्ट ऑन द इंटरेक्शन पैटर्न ऑफ द पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमने उन लोगों हैं, जैसे हमने पहले क्या होता है, हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी हमें कोई कंप्लेंट होती है तो हम जाते थे वहां पे रिटर्न में जाके उनसे पहले बात करते थे, फिर रिटर्न में एप्लीकेशन देते थे नॉल। अब क्या हो गया, अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया। अब सीधा हम क्या करेंगे, या वो कॉलिंग के थ्रू कर देंगे या हम क्या करेंगे, वो एक मेल करेंगे और उसके थ्रू हमारी जो भी हमारी प्रॉब्लम होगी वो सॉर्ट आउट हो जाती है ना। या ऑनलाइन एक एप्स आ गई है, उन एप्स के अंदर भी हम वो चीज शॉर्टकट जो है फटाफट कर सकते हैं। तो मीन एक वो इंटरेक्शन जो हम पहले इंटरेक्शन करते थे लोगों के साथ, जो वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन है या इंप्लॉइज जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, अब उनका आपस में इंटरेक्शन करने का जो है वो भी तरीका भी चेंज हो चुका है, राइट, बिकॉज ऑफ कंप्यूटर आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई है। नेक्स्ट है गाइस, continuous product innovation and product differentiation are becoming rule of the game in the business। ये guys important about topic। अब वो क्या कह रहे हैं कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो मार्केट में अगर उसने सर्वाइव करना है तो वो सिर्फ तभी सर्वाइव कर सकती है अगर वो कॉन्टिन्यूसली अपने प्रोडक्ट की इनोवेशन कर रहे हैं और अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएशन मतलब
अपने वो प्रोडक्ट को रेगुलरली इनोवेटिव कर रहे हैं, मीन्स न्यू उस प्रोडक्ट को कुछ ना कुछ वो उसके ऊपर रिसर्च एंड कॉन्टिन्यूस कर रहे हैं और अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, दूसरों के साथ वो कंपेयर कर करके बता रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट इसलिए बेटर है बाकी प्रोडक्ट्स के मुकाबले। तो वो चीज़ें अगर वो करेगा तभी वो इस गेम ऑफ द गेम इन बिजनेस मीन्स वो जो बिजनेस की गेम है उसके अंदर वो तभी सर्वाइव कर पाएगा अगर वो इन रूल्स को फॉलो करता है, कि अगर वो कॉन्टिन्यूसली प्रोडक्ट की इनोवेशन करता है और अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर दिखाता रहता है, डिफ्रेंशिएट शो करता है कि हाउ देयर प्रोडक्ट्स आर डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स, राइट। सो ये बेसिक सा एक रूल है, तभी वो बिजनेस सर्वाइव कर सकते हैं। गाइस लोगों को मेरी ये वीडियोस कैसी लग रही है प्लीज 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 आप लोग कमेंट्स किया करो, तभी मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस लेके आऊं। वैसे देखिए अगर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं तो मेरे को एक वो इंटरनली मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस बनाऊं, राइट। अगर आप लोगों के कमेंट्स नहीं आते जस्ट और इवन आप लाइक भी नहीं करते हो वीडियोस को, ठीक है, तो गाइस उससे क्या होता है कि एक वो मेरे को एक वो मोटिवेशन से नहीं मिलती कि मैं अपना काम छोड़ के वीडियोस क्यों बनाऊं, राइट। सो अगर आपको गाइस मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, देखिए मैंने आप लोगों के लिए बहुत एफर्ट करके आप लोगों के लिए पहले नोट्स बनाता हूँ, उसके बाद फिर ये इसमें काफ़ी टाइम लगता है सारा सेटअप क्रिएट करने के लिए, देन इसकी एडिटिंग होती है तो इसमें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है मेरे लिए, देन उसका इसको एडिटिंग करने में अपलोड करते हैं। तो गाइज एक वीडियो को बनाने के लिए एटलीस्ट 4 to 5 आवर जो है वो मेरे नॉर्मली लग जाते हैं गाइज। तो इस वजह से ये एक अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें एंड एज वेल एज गाइज कमेंट जरूर करें आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, कोई सजेशन आप लोग वो बताइए, या आप लोगों को कोई डाउट है या आप लोग किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो, इनिशियली जल्दी चाहते हो, सबसे पहले उन्हीं टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हो तो आप लोग वो बताइए। मैंने अभी धीरे धीरे पहले यूनिट 1 इसका स्टार्ट किया है, अब इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियोज में सोच रहा हूँ वो मैंने आप लोगों के लिए बनानी थ्योरीज की, दैट इज जो यूनिट 2 है आपका, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरीज। तो उसके बाद हम इसके बाद हम वो वीडियोस बनाएंगे एंड इसी तरह से मैं MCO 3, MCO 4, MCO 5 इसकी वीडियोस भी आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, सो दैट गाइज आप लोगों के एग्जाम में अच्छे स्कोर हो। बट गाइज वो चीज़ तभी होगी अगर आप लोगों के अगर आप लोगों के कमेंट्स आएंगे, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तभी वो चीज़ मैं आप लोगों के लिए फर्दर मैं आप लोगों के लिए और वीडियोज़ बनाऊंगा। सो गाइज अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन जरूर करें आप लोगों को वीडियोस कैसी लग रही हैं। ओके गाइस, चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या टॉपिक था, विद फास्ट growing competition among producer and service providers it is time for consumer to dictate the terms in the game of demand and supply। देखिए वो क्या कह रहा है, अब क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया तो प्रोड्यूसर भी बहुत ज्यादा हो गया मार्केट में, कभी तो कंपटीशन हुआ है तो प्रोड्यूसर और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो बहुत ज्यादा हो गए, तो इट्स टाइम फॉर कंज्यूमर टू डिक्टेट द टर्म्स इन द गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मींस अब वो प्रोड्यूसर और जो ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो किसकी सुनते हैं, वो टोटली कंज्यूमर्स की सुनते हैं, या कंज्यूमर्स को खुद बताना पड़ता है कि हमें भैया ऐसे नहीं ऐसे प्रोडक्ट चाहिए, ऐसे हमें या इस प्रोडक्ट्स की हमें डिमांड है मार्केट के अंदर तो हमें ऐसे प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग जैसे वो चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर प्रोड्यूसर जो है या जो सर्विस प्रोवाइडर उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। सो कहने का मतलब है अब वो टाइम आ गया है कि कंज्यूमर जो है मार्केट का किंग बना हुआ है, राइट। नेक्स्ट वन इज प्रोड्यूसर्स आर फेसिंग स्टिफ कंपटीशन फॉर रीचिंग टू देयर कंज्यूमर्स थ्रू स्पीडी सप्लाई चेन। अब वो क्या कह रहे हैं कि अब बड़ी प्रोड्यूसर है, अगर उसने कंज्यूमर तक पहुंचना है तो उसको बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा सप्लायर आ गए हैं, राइट। सो इट अपीयर्स दैट वी हैव एंटर्ड द एरा ऑफ ऑब्सोलेंस और एरा ऑफ कॉन्टिन्यूस इनोवेशन। मींस जो आपको अभी मैंने बताया ऊपर कि ये एक रूल है इस गेम का, बिजनेस के अंदर सर्वाइव अगर करना है तो आपको कॉन्टिन्यूसली इनोवेशन करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपके जो प्रोडक्ट है बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाएंगे। आपकी जो भी टेक्नोलॉजी, अगर आप टेक्नोलॉजी पर आपका प्रोडक्ट आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है कुछ, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाएगा। सो नॉट ओनली अ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी सब्जेक्टेड टू ऑब्सोलेंस वेरी फास्ट, एनी आइडिया ऑल्सो इज रिप्लेस सून बाय न्यूअर आइडिया। कोई अगर आपने कोई न्यू आइडिया, कोई इनोवेटिव आइडिया, कुछ अच्छा सा आइडिया अपने टेक्नोलॉजी रिलेटेड या कोई भी एक आइडिया आपने सोचा है तो वो आइडिया भी बहुत जल्दी अब क्या हो जाते हैं, ऑब्सोलीट हो जाए। मीन्स अब आपको डेली टाइम टू टाइमली आपको क्या करना पड़ेगा, अपने बिजनेस को इनोवेट करना पड़ेगा, अपने आइडियाज को इनोवेट करना पड़ेगा कंटिन्यूसली, तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो। Next one is guys, the world has become a global village and organizations like multinationals are like one roof beneath which multicultural societies get nurtured। Obviously आपको पता है ग्लोबल विलेज का मतलब गाइज क्या है कि अब हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्लोबलाइज्ड हो गई है ना, आपको पता है। सो हर कंट्री की जो इकोनॉमी एक दूसरे का इंटरेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन, अब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसी हो गई है, ऑर्गेनाइजेशन आर लाइक मल्टीनेशनल्स।
आर लाइक वन रूफ बीनीथ, मीन्स वो एक ही छत के नीचे चल रही हैं, राइट। बिकॉज अब तो इंटरनेट की फैसिलिटी आ गई है, अब हर जगह आप एक जगह बैठकर आप किसी भी कंट्री का डील कर सकते हो। विच मल्टीकल्चरल सोसाइटी गेट्स नर्चर, हर सोसाइटी के जो कल्चर आप उसके साथ अब आप क्या कर रहे हो, सर्वाइव कर रहे हो बिजनेस को। अगर आपने बिजनेस को सर्वाइव करना है तो आप तभी सर्वाइव कर सकते हो अगर आप उस हर सोसाइटी के कल्चर को आप समझते हो, उसकी रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है। सो गाइज ये थे हमारे टॉपिक, ठीक है, ये सभी हमारे टॉपिक्स थे। क्या टॉपिक्स थे, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ये हमारे टॉपिक्स थे कि ऐसे कौन से बिजनेस इन्वायरमेंट के, दैट इज बिजनेस का जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है उसमें ऐसे कौन कौन से चेंजेस आए हैं जिनकी वजह से कंसेप्ट डेवलप हुआ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन का। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइज मैं आप लोगों के लिए जो कवर करूंगा, दैट इज नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं लूंगा कि हमारा जो ये टॉपिक है दैट इज सैलिएंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। वो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के मतलब मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा क्या क्या चीजें आई हैं, मतलब इन सभी ये जो हमने इंपैक्ट्स पढ़े, इन सभी इंपैक्ट्स को कॉप अप करने के लिए बिजनेस ने क्या क्या किया, ऐसे क्या क्या चेंजेस वो लेके आया। सो इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अदरवाइज वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा। सो गाइज आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। गाइज वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करना, एंड गाइज चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।